हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आवाज समाचार में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए ताज़ा तरीन बुलेटिन, ताज़ा खबरों के साथ। आज सप्तांत और शुक्रवार के दिन मार्केट्स हो गए बंद, 2 दिन की छुट्टी, राखी का भी त्यौहार, लेकिन यहाँ खबरें हैं गर्मा गर्म ढेर सारी आपके लिए। सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रहा दबाव, सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरकर हुए बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली, डिफेंस रियल्टी मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा पिटे। अनुमान के करीब रहे एसबीआई के Q1 नतीजे, मुनाफा 12% बढ़कर 19,000 करोड़ के पार। हालांकि ब्याज से कमाई पर हल्का दबाव, एसेट क्वालिटी में भी दिखी गिरावट। अमेरिका के गोल्ड पर टैरिफ लगाने के बाद सोना रिकॉर्ड हाई पर। एमसीएक्स पर सोना 1,02,200 के पार। कॉमेक्स पर भाव $3,400 के करीब। यूएस और लंदन की कीमतों में $100 का प्रीमियम। भारत से टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा जब तक टैरिफ का मामला नहीं सुलझ जाता डील पर नहीं होगी बात। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी हंगामा। बंगलुरु में रैली कर रहे राहुल ने दोहराया आरोप। बीजेपी ने राहुल पर झूठ फैलाने का मढ़ा आरोप। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और सीतामढ़ी में जानकी देवी मंदिर का किया भूमि पूजन। 882 करोड़ रुपए की लागत से पुनौरा धाम में बनेगा भव्य मंदिर। उत्तरकाशी के धराली में चौथे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 400 लोगों को बचाया गया। हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। सड़क से संचार तक हालात सामान्य करने की कोशिश। तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के बाजार से, क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था और बाजार में दबाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट पर बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। कैसा रहा बाजार का हाल, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, टैरिफ्स के कोहराम के बीच आज इस हफ्ते का एटलीस्ट आखिरी दिन, कैसी क्लोजिंग दी बाजार ने और क्या रहे उसके पैरामीटर्स? तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में हमें एक भारी गिरावट का जो है सामना करना पड़ा है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी साथ हमें देखने को मिला है करीब 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं मिड कैप का तो इससे भी बुरा हाल हमें होता हुआ दिखाई दिया है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो आइए देखते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं। एनटीपीसी, टाइटन, डॉक्टर रेड्डी और एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए भारतीय एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे ब्लॉक डील हुई थी, जिसके बाद ये गिरावट है। इंडसइंड बैंक और श्रीराम फाइनेंस भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कमेंस इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल और एचपीसीएल आज बढ़त के साथ बंद हुए। लूजिंग पॉकेट में आइए देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स, बायोकॉन, कोफॉर्ज और मजगांव में भी एक हमें भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन हफ्ते के कारोबारी दिन बाजार में जो बियर्स का मूड है काफी ज्यादा हाई देखने को मिला है। जी, इधर पहली तिमाही में एसबीआई के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे और पहली तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 12% बढ़ा है। हालांकि एनआईएम ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। तो कैसे रहे एसबीआई के नतीजे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो एसबीआई के नंबर्स की अगर हम बात करें तो हेल्दी क्वार्टर रहा है। अनुमान के मुताबिक ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई नजर पड़ रही है। और अगर हम कंपनी के कोर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो 41,000 करोड़ के पार चली गई है। एक्सपेक्टेशन भी उसी तर्ज पे था, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मिस है या कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे नंबर्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं और मुनाफा 19,160 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बिल्कुल स्टेबल रहे हैं क्वार्टर पे। और दूसरी बैंकों की तरह यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है एग्री सेगमेंट में, क्योंकि एसबीआई की बहुत बड़ी एग्री सेगमेंट बुक है। तो यहाँ आपको कोई बड़ा स्लिपेज या कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है एसेट क्वालिटी पे, जिसके कारण एसेट क्वालिटी ओवरऑल बेसिस पे स्टेबल है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी 2.9% के आसपास स्टेबल रहे हैं। पिछले क्वार्टर 3% के आसपास थे और क्योंकि जिस हिसाब से ब्याज दरें घटी हैं तो एक्सपेक्टेड था कि 10 बेसिस पॉइंट्स आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बात करें एडवांसेस की तो ओवरऑल एडवांसेस 12% रहे हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि कॉर्पोरेट जो बुक है वो केवल 5% बढ़ी है। तो मैनेजमेंट से क्लैरिटी लेंगे कि यहाँ आने वाले क्वार्टर्स में क्या कॉर्पोरेट लोन बुक बढ़ेगी। इन्होंने अभी रिसेंटली क्यूआईपी जो है कंक्लूड कर दिया है, येस बैंक के भी स्टेक सेल कर दिया। तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है बैंक के पास ओवरऑल लेवरेज करने के लिए। तो किस तरीके से आगे ग्रोथ को इम्पेटस देंगे, ये मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस टाइम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एनालिस्ट कॉल पे। और अगर हम स्लिपेज की बात करें, थोड़ी दिक्कत है क्वार्टर में, लेकिन सीजनल Q1 थोड़ा वीक होता है, तो स्लिपेजेस जो है लगभग 7,950 करोड़ के आसपास आए।
जो पिछले क्वार्टर लगभग 4200 करोड़ के आसपास थे। तो ये नंबर शायद बाजार को पसंद नहीं आया, लेकिन ओवरऑल काफ़ी इनलाइन सेट ऑफ क्वार्टर्स एसबीआई के नतीजों को लेके। राइट, तो एसबीआई के बढ़िया नंबर्स। इधर आज गोल्ड ने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 24 कैरेट गोल्ड का दाम 1,02,250 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चला गया है। क्या है सोने में तेजी के कारण, क्यों इतना उछाल मारा है सोना, बता रही है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। जी हाँ, सोने के लिए दूसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर बढ़त के साथ हमने कारोबार होता हुआ देखा है और इस हफ्ते में तो 2 दिन लगातार ऑल टाइम हाईज भी सोने ने बनाए हैं। सो मच सो कि 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर अब सोने के लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। तेजी के 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि टैरिफ्स को लेकर अभी भी यहाँ पर काफी चिंता है। यूएस का जॉब्स डेटा उम्मीद से काफी कमजोर आया और पिछले 2 महीने में भी हमने यहाँ पर डाउनवर्ड रिविजन आता हुआ देखा। तो अब बाजार को लगता है कि सितंबर के महीने में यूएस यहाँ पर एक रेट कटौती कर सकता है। बाजार ये भी चीज देख रहा है कि जिस तरह से टैरिफ का इंपैक्ट हम ज्यादातर इकोनॉमीज पे बनता हुआ देख रहे हैं, उससे शायद ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल डिमांड ग्रोथ में यहां पर कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात यहां पर सैंक्शंस को लेकर है। जिस तरह से हमने भारत पर, काफी दूसरी कंट्रीज पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगते हुए देखे। यूएस ने रशिया को बोला है कि 100% सैंक्शंस वहां पर ऑयल को लगाया जा सकता है। 100% टैरिफ हमने सेमीकंडक्टर्स और काफी सारे दूसरी चीजों पे आते हुए देखे। तो ये चिंता की बात है, जिसका भी प्रीमियम यहां पर सोने पे आया। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली चाइना का जिस तरह से डेटा आया है, ये 9वां ऐसा महीना है जब चाइना सेंट्रल बैंक ने सोने को अपने रिजर्व में फिर से ऐड किया है। यानी कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी अब भी वहीं की वहीं है। बाजार को लगता है कि अगर हम 3500 के लेवल्स यहां पर होल्ड करें तो ऊपर में $3600-3800 प्रति आउंस के लेवल्स अब भी बरकरार हैं एज टारगेट्स। और जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, इस दिवाली तक आप 1,08,000 से 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हायर लेवल्स शायद अपने चार्ट्स पर देख पाएंगे। 1,08,000 से 1,10,000 तक जाने की बात हो रही है सोने की। बहुत शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। इधर नतीजों के बाद बायोकॉन में गिरावट देखने को मिली है। पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे कमज़ोर रहे हैं, लेकिन आज आने वाले सालों को लेकर कंपनी काफ़ी उत्साहित है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स के सी और एमडी श्रेयस तांबे ने कहा है कि 12 से 18 महीने में बायोकॉन बायोलॉजिक्स 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जिसका असर अक्टूबर के नतीजों में दिखना शुरू हो जाएगा। आगे वाले जो आने वाले क्वार्टर्स हैं, आगे वाले जो आने वाले वर्ष हैं, उसमें जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जैसे कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स में मैंने पहले भी कहा था, हम 5 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ग्लोबली 12 से 18 महीनों में, जिसमें से अभी हमने 4 प्रोडक्ट्स अप्रूव करके लॉन्च करना शुरू कर दिए। तो आपको दिखाई दे रहा है और उसके परफॉर्मेंस अभी नंबर्स में सेकेंड हाफ में आपको दिखाई देना शुरू करेंगे। तो क्लियरली जो आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले वर्ष हैं वो पिछले कई वर्षों से बेटर ही दिखाई दे रहे हैं। एक्साइटेड हम ज्यादा हैं फ्यूचर के लुकिंग एट द फ्यूचर हम ज्यादा एक्साइटेड हैं पास्ट के कंपैरिजन। तो आज बाजार में बड़ी गिरावट रही। टैरिफ और कमजोर नतीजों से बाजार में टेंशन बढ़ा हुआ है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है चर्चा। बात करेंगे शाम 5:57 पर टैरिफ तांडव। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। माफ कीजिएगा, 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और यहाँ पर कैबिनेट के बड़े फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं और अब आ चुके हैं। कई फैसलों में सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है और ज़्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। उनसे अपडेट लेते हैं। तो लक्ष्मण, कैबिनेट ने कई यहाँ पर बड़े निर्णय लिए हैं, प्लीज़ एक एक करके हमें डिटेल में बताएं और आवाज़ के किन फैसलों पर, किन खबरों पर मोहर लगती हुई दिख रही है यहाँ? देखिए, दरअसल कैबिनेट की बैठक में यहाँ पे 5 बड़े फैसले लिए गए थे और हर वो खबर जो हमने बताई थी वो सारी खबरों का औपचारिक ऐलान यहाँ पे किया गया है। एलपीजी सब्सिडी के तौर पर सरकार ने करीब 30,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल जो कंपनियाँ हैं जो हमारे आपके घर तक एलपीजी के सिलेंडर पहुँचाती है, उनको सरकार 30,000 करोड़ रुपये देगी। वो इसलिए देगी क्योंकि पिछले कारोबारी साल में इनके ऊपर एलपीजी का खर्च बढ़
गया था, लेकिन खुले बाजार में सरकार ने दाम नहीं बढ़ाने दिया था, तो इससे उनको नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है। हालांकि ये सरकार जो भरपाई कर रही है उसमें एक बात बता दूं गौर करने वाले कि जो 30,000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, वो भी हमारी आपके जेब से ही गया है, क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, उस एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जो पैसा आया उस पैसे का भुगतान अब एलपीजी सब्सिडी के तौर पर सरकार यहां पर कर रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो आपको उज्ज्वला स्कीम के तहत, उस उज्ज्वला स्कीम के तहत सरकार ने जो है इस चालू कारोबारी साल के लिए 12,060 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। उज्ज्वला स्कीम के तहत बता दूं गरीबों को सरकार एलपीजी जो है सस्ते दामों पर मुहैया कराती है, तो वो सस्ते दाम जो होता है उसकी भरपाई सरकार करती है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत दिया गया है 12,060 करोड़ रुपए। तो दो फैसले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो है कि टेक्निकल एजुकेशन जो संस्थाएं होती हैं उन संस्थानों को सरकार यहाँ पे 4,200 करोड़ रुपए देगी अलग अलग कोर्स शुरू करने के लिए, और साथ ही साथ एक हाईवे है, उस हाईवे के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी यहाँ पर दी है। तो ये करीब 5 फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एक बड़ी राहत और एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले, रसोई गैस को इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक राहत कि उनके दाम नहीं बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो दो राहत, एक तरफ कंपनीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं को जो कि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कैबिनेट से ये बड़े फैसले आते हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और यहां पर वक्त वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें हैं। बंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग मुझसे शपथ और प्रमाण मांग रहा है, लेकिन मैं संसद में संविधान की शपथ मैंने ले रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोपों पर प्रियंका गांधी ने गहन जांच की मांग की है। प्रियंका के मुताबिक संसद में शपथ लेने वालों को अब जांच की मांग के लिए किसी शपथ की जरूरत है। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं। इधर बीजेपी ने राहुल पर तैयारी के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में जहां वोट बढ़े वहां कांग्रेस को फायदा हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं? बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? स्टार्टअप्स को आसानी से कर्ज मिल सके, इसके लिए सरकारी बैंक जल्द ही एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने बैंकों से एक कॉमन स्टार्टअप हब पोर्टल बनाने पर विचार करने को कहा है। ये पोर्टल अगले 2 महीने के अंदर लॉन्च हो सकता है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक डेडिकेटेड लैंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो सकती है, ताकि स्टार्टअप्स को आसान शर्तों पर सरकारी बैंक से कर्ज मिल सके। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने
सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करने की शुरुआत करें, इस तरफ की कोशिश करें ताकि स्टार्टअप्स के लिए जो लोन की जरूरतें हैं वो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से पूरी हो सके। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोन का एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग और अप्रूवल सब एक साथ हो सकेगा। साथ ही साथ इसमें क्रॉस लैंडिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी फैसिलिटी होगी ताकि बैंकों को पता चल सके कि किस स्टार्टअप को कितने फंडिंग की जरूरत है और वो आपस में डेटा शेयर कर सके। हमें जानकारी मिल रही है कि इस जो कॉमन स्टार्टअप हब लैंडिंग जो पोर्टल है उसकी शुरुआत अक्टूबर महीने में हो सकती है और इसके लिए तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही कि स्टार्टअप्स की जो फंडिंग की जरूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए सरकारी बैंक आगे आए और सरकारी बैंकों के जरिए जो स्टार्टअप्स की फंड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जा सके। अपने आसपास कबूतरों को दाना डालना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। क्या है कबूतरों का आपकी सेहत से कनेक्शन, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। कबूतर जा जा जा।